राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हिंदी टीचर्स एकेडमी में स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि एलटी ग्रेड मेंस एग्ज़ाम में अब लगभग 1 महीने का समय रह गया है, आपके पास 30 से 40 दिन बस बचे हैं और आपका एग्ज़ाम एकदम सर पे लगा हुआ है। मेंस के लिए मैंने बहुत दिनों से क्लासें नहीं ली थी। 100 तक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, ग्रुप में कराए थे, बट उसी के बाद ब्रेक कर दिया था। कुछ थोड़ा मैं भी बिज़ी थी और आपको पता है टीजीटी पीजीटी में इतनी क्लासें हो जाती हैं, इतना वीडियो हो जाता है, ऊपर से डेली टेस्ट कराना बनाना, तो बहुत व्यस्तता हो जाती है, जिसके कारण टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। तो बस यही रीज़न था कि क्लासें नहीं आ पा रही थी मेंस के लिए। लेकिन आप लोग परेशान थे, मैसेज आते रहते थे मैं मेंस के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, तो मुझे भी लगा कि अब टाइम तो कहीं से ना कहीं से मैनेज करके करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है और बिल्कुल अकेले आप लोगों को मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। हमें एलटी ग्रेड में भी रिजल्ट बनाना है, तो अब मैं डेली सोची हूँ कि कम से कम 5 क्वेश्चन आप लोगों को कराया करूँगी। आप लोग इन्हें तैयार कर लेंगे तो आप लोगों की अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी और बहुत दिमाग में शब्द सीमा का भंडार हो जाएगा और वो आप मैनेज कर लेंगे। शब्द तो अपने हिसाब से आप मैनेज कर लेंगे, वहाँ एग्ज़ाम में अभी भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो 125 या 150 के आसपास के शब्दों में मैं आपको आंसर कराऊंगी। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण की सार्थकता पे प्रकाश डालिए। तो आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में लिखा गया, ब्रैकेट में लिख देना है, इसमें न केवल तथ्यों का संग्रह किया बल्कि एक स्पष्ट दृष्टिकोण और तार्किक आधार पर साहित्य का काल विभाजन और नामकरण किया। उनका विभाजन मुख्य रूप से रचनाओं की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि पर आधारित था, जो आज भी सर्वाधिक मान्य है। तो ध्यान देंगे कि शुक्ल जी के इतिहास लेखन की, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में शुक्ल जी का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में न केवल तथ्यों का संग्रह किया बल्कि एक स्पष्ट दृष्टिकोण और तार्किक आधार पर साहित्य का काल विभाजन और नामकरण किया। उनका विभाजन मुख्य रूप से रचनाओं की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि पर आधारित था, जो आज भी सर्वाधिक मान्य है। अब है दोहरे नामकरण की पद्धति। इनके इतिहास में क्या विशेषताएं हैं वो बताएंगे। तो दोहरे नामकरण की पद्धति, शुक्ल जी ने प्रत्येक काल का दोहरा नामकरण किया है। जैसे वीर गाथा काल, आदि काल को वीर गाथा काल नाम दिया है, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम दिया है, उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम दिया और आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। यह पद्धति काल की प्रवृत्ति और समय दोनों को स्पष्ट करती है। तो ध्यान देंगे। इसके बाद है प्रवृत्ति मूलक दृष्टिकोण। उन्होंने काल का नामकरण उस युग की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया। उदाहरण के लिए, आदिकाल में वीरतापरक रचनाओं की अधिकता के कारण उसे वीर गाथा काल कहा, जो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण था। फिर तीसरा है तार्किक और वैज्ञानिक आधार। शुक्ल जी का विभाजन मात्र समय की गणना नहीं बल्कि साहित्यिक चेतना के विकास का क्रम है। उन्होंने अपभ्रंश और हिंदी के बीच स्पष्ट रेखा खींचते हुए हिंदी साहित्य के आरंभ को 1050 संवत से माना है, जो वैज्ञानिक प्रतीत होता है। इसके बाद अंत में एक छोटा सा 2-3 लाइन का निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष है कि यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने वीरगाथा काल नाम पे आपत्ति जताई, फिर भी शुक्ल जी का ढांचा हिंदी साहित्य के इतिहास का मेरुदंड बना हुआ है। तो हमने देखा
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन और नामकरण की सार्थकता पे प्रकाश डालना था। तो हमने देखा कि वो दोहरे नामकरण की पद्धति अपनाए हैं, प्रवृत्ति मूलक दृष्टिकोण है, तार्किक और वैज्ञानिक आधार है। फिर हमने देखा कि उनके काल विभाजन में हजारे जी ने आपत्ति भी जताई है, फिर भी उनका जो ढांचा है वो इतिहास का मेरुदंड बना हुआ है। ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। तो आइए परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक राजनीतिक अस्थिरता, युद्धों और धार्मिक आंदोलनों का युग था। इस काल का साहित्य मुख्य रूप से राज्याश्रित कवियों द्वारा रचा गया, जिसमें युद्धों का सजीव वर्णन और आश्रयदाताओं की प्रशंसा प्रमुख थी। इससे सिद्ध नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो काव्य के रूप में देखा जा सकता है। तो आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन करना है, तो पहले हम थोड़ा सा परिचय देंगे। परिचय के बाद हम क्या बताएंगे, विशेषता पे आ जाएंगे कि आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। इस युग के कवि अपने राजाओं के शौर्य और पराक्रम का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते थे। पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को न केवल एक वीर योद्धा बल्कि एक आदर्श नायक के रूप में चित्रित किया है। फिर दूसरी विशेषता है युद्धों का सजीव और आंखों देखा वर्णन। आदिकालीन कवि अक्सर स्वयं भी योद्धा होते थे, अतः उनकी रचनाओं में युद्धों का वर्णन अत्यंत जीवंत और रोमांचक है। तलवारों की खनक और वीरों का उत्साह उनके काव्य में स्पष्ट झलकता है। फिर है वीर और श्रृंगार रस का समन्वय। इस काल में वीरता के साथ साथ श्रृंगार का भी अद्भुत मेल मिलता है। युद्ध अक्सर सुंदर राजकुमारियों या साम्राज्य विस्तार के लिए लड़े जाते थे, इसलिए वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का समावेश स्वाभाविक था। निष्कर्ष, अंत में निष्कर्ष में जरूर लिखना है छोटा सा, कि आदिकालीन साहित्य अपनी ऐतिहासिक संदिग्धता के बावजूद भाषाई विकास और वीरगाथात्मक काव्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य की एक मजबूत नींव रखता है। तो हमने देखा परिचय, फिर विशेषता, फिर क्या देखा, निष्कर्ष देखा। तो आदिकालीन प्रवृत्तियां हो गई। अब तीसरा प्रश्न है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, विस्तार से समझाइए। भक्ति काल समय सीमा लिखेंगे संवत 1375 से 1700 विक्रमी। हिंदी साहित्य का वह दौर है जब कबीर, सूर, तुलसी और जायसी जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं से जनमानस को नई दिशा दी। क्या है, भक्ति काल साहित्य का वह दौर है जब कबीर, सूर, तुलसी और जायसी जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं से जनमानस को नई दिशा दी। ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास ने इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी है, क्योंकि इस काल में साहित्य कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही दृष्टियों से अपने चरमोत्कर्ष पे था। अब देख लेते हैं कि क्यों इसे नाम दिया गया स्वर्ण युग। तो उदात्त जीवन मूल्यों की स्थापना। भक्ति काव्य में समाज में समता, प्रेम, त्याग और नैतिकता जैसे उच्च मूल्यों को स्थापित किया। तुलसीदास का रामचरितमानस लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो पारिवारिक और सामाजिक आदर्श प्रस्तुत करता है। फिर है सांस्कृतिक समन्वय और एकता। इस काल में निर्गुण और सगुण, हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का अद्भुत समन्वय हुआ है। जायसी ने सूफी मत के माध्यम से और कबीर ने अपनी साखियों के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द, मानवीय एकता का संदेश दिया। फिर है कि कला और भाषा का उत्कर्ष। साहित्यिक दृष्टि से ब्रज और अवधी भाषा का चरम विकास इसी काल में हुआ। सूरदास की गीति परंपरा और तुलसीदास का प्रबंध कौशल अद्वितीय है।
जिसने हिंदी को एक समृद्ध साहित्यिक भाषा बनाया। फिर इसके बाद अब निष्कर्ष देख लेते हैं। भक्ति काल का साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा के उद्धार और समाज के सुधार का साधन था, जो इसे वास्तव में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सिद्ध करता है। तो हमने क्या देखा, भक्ति क्या प्रश्न था, फिर से आइए दिखाते हैं आपको एक बार कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 हिंदी साहित्य का दौर है, जब कबीर, तुलसी, जायसी जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं से जनमानस को नई दिशा दी। फिर हमने देखा उदात्त जीवन मूल्यों की स्थापना हुई, सांस्कृतिक समन्वय और एकता देखने को मिली, कला और भाव का उत्कर्ष भी देखने को मिला। इसके बाद हमने निष्कर्ष भी बता दिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है कि कबीर दास के समाज सुधारक रूप और उनकी प्रासंगिकता पे विचार कीजिए। कबीर दास के समाज सुधारक रूप और उनकी प्रासंगिकता पे विचार कीजिए। तो आइए परिचय देखते हैं। कबीर दास भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। वे कवि होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी थे। उनका काव्य बाह्य आडंबरों, रूढ़ियों और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध एक तीखा विद्रोह था। उन्होंने अपनी साखी, शबद और रमैनी के माध्यम से सत्य को सीधे साधे शब्दों में प्रस्तुत किया। फिर है धार्मिक पाखंडों का खंडन। हेडिंग है, कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में व्याप्त कुरीतियों पर करारी चोट की। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थाटन और नमाज जैसे कर्मकांडों को निरर्थक बताया और पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ कहकर किताबी ज्ञान की जगह प्रेम और अनुभव को महत्व दिया। फिर है जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध। कबीर ने तत्कालीन समाज में व्याप्त जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, जिससे उन्होंने मानवीय समानता का शंखनाद भी किया। फिर है सांप्रदायिक सद्भाव के अग्रदूत थे कबीर दास। कबीर ने राम और रहीम को एक ही परम सत्ता के रूप माने हैं। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ने के बजाय मानवता और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, जो आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। निष्कर्ष देख लीजिए। कबीर की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी मध्यकाल में थी। उनका साहित्य का एक समतामूलक और आडंबरहीन समाज की निर्माण की प्रेरणा देता है। तो हमारा प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि कबीर दास के समाज सुधारक रूप और उनकी विचार प्रासंगिकता पे विचार कीजिए। तो हमने शुरू में थोड़ा सा परिचय दिया, फिर हमने हेडिंग दिया, धार्मिक पाखंडों का खंडन उन्होंने किया, जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध किया, सांप्रदायिक सद्भाव के अग्रदूत थे, फिर अंत में निष्कर्ष हमने लिख दिया। अब आता है 5वां प्रश्न कि रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा में अंतर स्पष्ट करते हुए रीतिकाल की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो आइए देखते हैं। रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा में अंतर स्पष्ट करते हुए रीतिकाल की विशेषताओं का उल्लेख करें। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 दरबारी संस्कृति और श्रृंगारिकता का युग था। इस काल में काव्य रचना के नियमों, अलंकारों और नायिका भेद का पालन करना प्रमुख प्रवृत्ति थी। आचार्यों और कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुकरण पर लक्षण ग्रंथ लिखे। इस काल की काव्य धारा मुख्य रूप से 3 भागों में बटी: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। फिर रीतिबद्ध बनाम रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवि जैसे केशव दास देव वे थे जिन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों से बंध के लक्षण ग्रंथ लिखे, और इसके विपरीत रीतिमुक्त कवि जैसे घनानंद आलम ने
शास्त्रीय बंधनों को त्याग कर स्वच्छंद प्रेम और हृदय की अनुभूतियों को अपने काव्य का विषय बनाया। फिर है श्रृंगारिकता की प्रधानता। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता श्रृंगार रस की प्रधानता थी। इसमें नक्सिक वर्णन और संयोग वियोग के चित्र प्रचुरता से मिलते हैं। यह साहित्य सामंती विलास का प्रतीक था, जहाँ कविता राजाओं के मनोरंजन का साधन बन गई थी। फिर है कला पक्ष की प्रधानता। इस काल में भाव पक्ष की तुलना में कला पक्ष अलंकार, छंद, भाषा सौष्ठव पर अधिक बल दिया गया। ब्रज भाषा अपने सबसे परिष्कृत और अलंकित रूप में सामने आई, जिसमें चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति हावी थी। अब है निष्कर्ष। रीतिकाल ने हिंदी को ब्रज भाषा का माधुर्य और काव्य शास्त्र का ज्ञान दिया, लेकिन जनजीवन से कटाव और अत्यधिक विलासिता इसकी सीमाएं भी बनी। तो ये था प्रश्न की रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा में अंतर स्पष्ट करें और रीतिकाल की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो हमने रीतिबद्ध बनाम रीतिमुक्त, श्रृंगारिकता की प्रधानता, कला पक्ष की प्रधानता दिखाया और अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष भी लिख दिया। तो इस प्रकार हमारे 5 प्रश्न हुए कंप्लीट। प्रतिदिन हम कम समय में, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, 5-5 प्रश्न पूरा प्रयास करेंगे समय निकाल के और आपको दिया करें, ताकि आपकी तैयारी LT ग्रेड के लिए भी अच्छी होती रहे। बारीकियों की जो बुक बताए थे उस बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखने का अभ्यास करते रहिए, निश्चित रूप से आप बढ़िया करेंगे। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे और सभी के यहाँ इसे ज़रूर शेयर करेंगे। आप शेयर करेंगे तो वीडियो अपने आप रोज आएगा। जब कोई नहीं देखता है तभी रुचि घटती जाती है, जब लोग देखते हैं तो अपने आप वीडियो उस टॉपिक पे आता जाता है, इंटरेस्ट आता है हमारा भी, लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को ज़रूरत है, दिया जाए। तो आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और प्रतिदिन आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।